पति विदेश में रहता था और वो उसकी जेठानी घर में अकेली ही रहती थी। उसकी जेठानी विधवा थी। वह रोजाना शाम को खाना बनाकर लेकर जाती और कहती कि मैं किसी अनाथ को दे आई हूँ, क्योंकि इससे तुम्हारे जेठ को पुण्य मिलेगा। एक दिन उसकी जेठानी बेहोश हो गई और जब उसने उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहती हैं कि तुम्हारी जेठानी तो गर्भवती हैं। उसने जेठानी को उस वक्त कुछ भी नहीं बताया और अगले दिन जेठानी का पीछा किया तो उसकी जेठानी एक पुराने घर में गई और वहां जाकर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसकी जेठानी तो वहां एक आदमी के साथ वो बचपन से अपने चाचा के घर में रहती थी। उसके आगे पीछे कोई ना था। चाचा ने जो पहला रिश्ता उसके लिए आया उसके लिए ही हाँ कर दी और उसे अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि उनकी अपनी भी बेटियां शादी के लिए बैठी हुई थीं। तो झटपट से उन्होंने उसकी शादी को निपटा दिया। वो उनकी बेटियों से ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए चाचा को यह खौफ था कि कहीं अच्छे से अच्छा रिश्ता उसके लिए ना आ जाए। इसीलिए उसके लिए जब अजय का रिश्ता आया तो चाची ने चाचा के कान भर दिए और जल्दी जल्दी ऐसे शादी कर दी उसकी जैसे वो घर से कहीं भाग जाएगी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला। उसके ससुराल में उसके सास ससुर नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक विधवा जेठानी थी। उसके सास ससुर का देहांत काफ़ी पहले ही हो चुका था और जेठ का देहांत उसकी शादी से 1 साल पहले हो गया था। उसका पति बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उसकी शादी होते ही पैसे की कमी का उसे सामना करना पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी में अच्छा खासा पैसा खर्च किया था। उसके पति ने शादी अच्छे तरीके से करने के लिए काफ़ी कर्ज ले लिया था, इसीलिए वह कर्ज उतारने के लिए उनको विदेश जाना पड़ा ताकि वह कुछ पैसे जमा करके वहां से आ जाएं, जिससे कर्जा भी उतर जाएगा और अच्छे तरीके से गुजर बसर भी हो जाएगी। उनके कागजात पहले ही बने हुए थे, इसीलिए वह तुरंत ही कमाने के लिए दुबई चले गए, जहाँ पर मेहनत मजदूरी करनी थी उन्हें। अभी उसकी शादी को 1 महीना ही हुआ था कि उसका पति देश से बाहर चला गया और उसे बहुत अफसोस हो रहा था। उसने अपने पति के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाया था। अजय ने उसे कहा कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, थोड़ा सा सब्र करना। पैसों की परेशानी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ शादी का खर्चा ही नहीं निपटाना बल्कि अपना घर बनाने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम किराए के घर में रहते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा अपना घर हो? इस तरह की बातें करके अजय ने उसकी उदासी को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उनके जाने की खबर सुनकर वो काफ़ी दिनों से उदास थी। फिर उसने सोचा कि वह ठीक ही कह रहे हैं, उसे थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इसके बाद जब उनकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो वो एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने पति को तो उसने देश से बाहर विदा कर दिया था, लेकिन अब इस घर में वो और उसकी जेठानी ही रह गए थे। इस थोड़े से समय में उसकी जेठानी से ज़्यादा बात नहीं हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास अपने पति के साथ गुजारने के लिए बहुत कम वक्त है। इसीलिए शादी से लेकर अब तक का सारा समय दिन रात उसने अपने पति के साथ ही गुजारा था। अपनी जेठानी के साथ बैठने और बात करने का तो उसे ना वक्त मिलता था और ना ही फ़िलहाल कोई ज़रूरत थी। वो तो बस उनको खाना बनाकर दे देती थी और वह चुपचाप खा लेती। उसकी जेठानी सारा दिन और सारी रात क्या करती रहती उसे इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जबकि उसके पति चले गए थे तो घर में वो और उसकी जेठानी ही थे, इसीलिए उन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन उसकी जेठानी कुछ अजीब सी थी। वह आम जेठानियों की तरह नहीं थी। काम ना करने पर भी वो उसे कुछ भी नहीं कहती, खामोशी से खुद सारा काम कर लिया करती थी। उसे अगर सुबह उठने में देर हो जाती तो वो नाश्ता बना दिया करती थी, उसके बिना धुले कपड़े भी धोने लग जाती थी। इन तमाम बातों से उसे खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि गुस्सा आने लगता था। एक दिन उसने उनसे कह दिया कि आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती हैं कि आपकी देवरानी को काम नहीं आता।
वह दिन चढ़े तक सोई रहती है, अपने कपड़े तक नहीं धो सकती, सफाई नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में तो मोहल्ले भर में आप मुझे बदनाम करना चाहती हैं। उसका इतना कहना था कि इसके बाद उसकी जेठानी ने किसी भी काम को कभी हाथ नहीं लगाया। अगर हफ्तों भी उसके कपड़े गंदे पड़े रहते तो वह नहीं धोती थी। अगर वो देर से जागती तो चाय नाश्ता भी नहीं बनाती थी, सिर्फ वह अपने लिए बनाती थी। उसे इस बात पर भी हैरानी हुई थी कि उन्होंने उससे कोई झगड़ा नहीं किया था, बल्कि खामोशी से सारे काम करना छोड़ दिए। फिर कुछ दिन के बाद एक अजीब सी बात होने लगी। वो जब भी खाना बनाती तो वह उससे कहती, एक आदमी का खाना ज़्यादा बना देना। उसने पूछा कि घर में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो फिर 3 आदमी का खाना क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे जेठ जीवित नहीं हैं, इसीलिए मैं उनका खाना किसी गरीब को दूंगी ताकि उनको पुण्य मिले। अपनी जेठानी की बात सुनकर उसे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। जब तक उसके पति यहाँ पर थे उन्होंने कभी भी उसके जेठ का खाना किसी गरीब को नहीं दिया था। हैरत की बात यह थी कि वह दिन का खाना किसी गरीब को नहीं देती थी, सिर्फ रात का खाना देने जाती थी। उसके मन में कई तरह के सवाल उभरने लगे थे, लेकिन उसने पूछना सही नहीं समझा था। जबकि उसने सोचा कि हो सकता है कि वह पहले भी खाना देती रही हो। वो तो अपने पति में ही इतनी मगन रहती थी, इसीलिए उसने कभी देखा भी नहीं है कि उन्होंने रात को खाना दिया है किसी को, गरीब को कि नहीं। लेकिन उसे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी थी। उनके पति को गुजरे हुए 1 साल हो गया था और उनके कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। वह उनके पुण्य के लिए किसी गरीब को खाना दे रही थी, तो यह तो अच्छी बात थी। बहुत कम ही औरतें होती हैं जो अपने पति की मुक्ति के लिए ऐसा करती हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतें बहुत कम देखी थी और अपनी जेठानी को देखकर तो उसे बहुत खुशी हुई थी। वह एक दुबली पतली सी औरत थी जिसे किसी भी चीज़ में रुचि नहीं थी। उसे उनमें कोई भी खास अच्छा नज़र नहीं आया था, लेकिन यह बात उसे बहुत अच्छी लगी थी और उसके दिल में उनके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए भी हुआ था कि उसकी नई नई शादी हुई थी और उसे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और वो उनको बहुत याद करती थी, तो वो अपनी जेठानी का दर्द महसूस कर सकती थी। वो सोचती थी कि वो अपने पति से इतनी मोहब्बत करती है कि वह थोड़े समय के लिए मजबूरन देश से बाहर गए हैं तो उसका यह हाल है, जबकि उसे उम्मीद है कि वह वापस आ जाएंगे। लेकिन उसकी जेठानी के पति तो दुनिया से ही चले गए थे और उन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी वह कभी वापस आएंगे। ऐसी बात सोचकर ही उसका दिल डूबने लगता था और फिर उसे उसकी जेठानी से हमदर्दी होती चली गई। अब हर वह औरत जिसे अपने पति से बहुत मोहब्बत हो उसे बहुत अच्छी लगती थी और जो औरतें बिना वजह अपने पति की बुराइयां करती थी उसका उनके पास बैठने को भी दिल नहीं करता था। उसकी जेठानी रोज खाना लेकर घर से बाहर चली जाती थी और काफ़ी देर तक बाहर ही रहती थी, यहाँ तक कि उसे नींद आने लग जाती थी। लेकिन उसे जागना होता था क्योंकि उसे अपनी जेठानी के लिए दरवाज़ा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर उसने अपनी जेठानी से कहा कि आप खाना देने जाती हैं तो इतना वक्त क्यों लग जाता है। वो जल्दी सोने की आदी थी और दूसरा अजय का फ़ोन सुबह ही तड़के आता था। उसकी जेठानी ने कहा कि गरीब को खाना देने के बाद मैं पड़ोस में चली जाती हूँ, वहाँ बातें करती हूँ, इसीलिए थोड़ी सी देर हो जाती है। आगे से तुम सो जाया करो और मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर जाऊँगी और चाबी भी अपने साथ रखूँगी। जेठानी की यह बात सुनकर उसे सुकून आ गया था, यानी उसकी समस्या का हल हो गया था। अब वो बेफिक्र सी सो सकती थी। उसके पति की वहाँ पर नाइट ड्यूटी थी, इसीलिए वह रात में उससे बात नहीं करते थे और वो जल्दी सो जाया करती थी। उनकी बात सुबह को होती थी और उसके बाद दिन में कई बार हो जाती थी। उसने सोचा कि जेठानी अकेले बोर होती होंगी, इसीलिए वह रोज़ पड़ोस की औरतों के घर जाकर बैठ जाया करती हैं। उसे उनके जाने पर कोई ऐतराज़ नहीं था, ना वह उसके मामले में दखल देती थी ना वो उनके मामले में। अब तो वो खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी कि उसे इतनी अच्छी जेठानी मिली हैं जो कि उसे कुछ भी नहीं कहती, वरना शादी से पहले तो सब ने सास और जेठानियों का ऐसा रूप उसके दिमाग में भर दिया था कि उसे बहुत डर लगने लगा था
कि ना जाने उसकी जेठानी कैसी होंगी। उसकी सास तो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन जेठानी का खौफ उसके दिल में पैदा हो गया था। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक उसे ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर तो उसके पैरों से जमीन ही खिसक गई थी। और वो जो इतने दिन से दिल ही दिल में अपनी जेठानी की तारीफ कर रही थी, उनसे उसे एक पल में ही नफरत सी महसूस होने लगी थी। वास्तव में उसकी भोली भाली दिखने वाली जेठानी अंदर से इतनी सातिर होंगी, यह उसे मालूम भी नहीं था। वो तो उन्हें इस कदर मासूम समझ रही थी कि जैसे वह पाप से बिल्कुल दूर रहने वाली औरत हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि उन्होंने अच्छाई की चादर को ओढ़ रखा है और जो हकीकत है उसके बिल्कुल ही विपरीत थी और बहुत ही खराब औरत थी। जो उसे पता चला उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यह हकीकत जान करके तो वो बहुत परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि वो अपने पति को यह सब कुछ बता दे। वो तो अपने आप से ये बात दोहराते हुए शर्मसार हो रही थी। उसकी जेठानी विधवा होकर यह सब कैसे कर सकती हैं, लेकिन अब उसने गौर किया तो वह अभी इतनी भी ज़्यादा उम्र दराज नहीं हुई थी। ऐसे में इच्छाएं तो सबकी होती हैं, लेकिन वो ये भूल गई कि वो विधवा हैं। उसकी जेठानी ने कहा, उनकी जब शादी हुई थी तो उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और भले ही उनके पति और उसके पति की उम्र में काफ़ी अंतर हो, लेकिन फिर भी वह देखने में अभी ठीक ठाक लगती थी। इस वक्त उसकी जेठानी 40 साल के आसपास होंगी, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता था जैसे कि उन पर धीरे धीरे बुढ़ापे का असर होने लगा है। लेकिन कुछ दिनों से उसने यह भी देखा कि उनके चेहरे पर एक बार फिर से रौनक आने लगी थी और एक दिन अचानक वह उसके सामने चक्कर खाकर गिर पड़ी तो वो परेशान हो गई और उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की और उसके कोशिश करने पर ही जल्द ही वो होश में आ गई थी। उसने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। उसने कहा ठीक है, मैं आपको अस्पताल लेकर चलूँगी। उसने रिक्शा पकड़ा और उनको पास के अस्पताल लेकर चली गई। वहाँ पर जाते ही वह एक बार फिर से बेहोश हो गई थी। वो परेशान हो गई कि आखिर उनको क्या हुआ है। शायद उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ही लो हो गया है या फिर गर्मी भी बहुत है। डॉक्टर ने कहा हमें उनके कुछ टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए इंजेक्शन दिया और उनके खून का सैंपल लेकर कुछ टेस्ट किए। उनके होश में आने के बाद वो घर वापस आ गए, लेकिन अगली सुबह जब वो रिपोर्ट लेने गई तो उसके पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। लेकिन उस रिपोर्ट में आया कि उसकी जेठानी प्रेग्नेंट थी। यह देखकर तो उसका सर बुरी तरह से चकराने लगा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने जेठानी को उस वक्त कुछ भी नहीं बताया और बदनामी के डर से वह रिपोर्ट छुपा दी। उसकी जेठानी की तबीयत वैसे ही खराब थी। इस खराब तबीयत के बावजूद भी वह रात को खाना लेकर जाती थी। उनकी इस हरकत पर उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि किस तरह का ड्रामा कर रही है यह औरत। वो इनके पति से इनकी मोहब्बत देखकर बहुत प्रभावित हो गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह औरत इतनी गिरी हुई निकलेगी। अब तो उसे यकीन हो गया था कि यह खाना देने के बहाने अपने आशिक से मिलने जाती है। यकीनन खाना भी उसी को देती होगी, बल्कि उसके साथ मिलकर खाती होगी, क्योंकि वह बहुत सारा खाना निकाल कर ले जाती थी, जो कि 2 लोगों के लिए काफ़ी होता था। पहले उसने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वो सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि बात ही ऐसी थी। उसने फैसला किया कि इस बात का वो पता लगाकर ही रहेगी कि आखिर पूरा मामला क्या है और उसकी जेठानी रोज़ाना रात को कहाँ जाती हैं। उसने सोचा कि वो सारे पक्के सबूत इकट्ठे करेगी, इसके बाद ही अपने पति को सारी बात बताएगी। उसके पति को भी तो पता चले कि उसकी भाभी कितनी अजीब हरकतें करती हैं। इंसान अपनी जवानी की शुरुआत में इस तरह की गलतियाँ करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन जो विधवा हो और बढ़ती उम्र पर कदम रखे हुए हो वह ऐसा करे, यह यकीन करना मुश्किल है। उसकी जेठानी को थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि वह जो काम कर रही है, अगर उसके बारे में किसी को भनक भी लग गई तो वो लोग तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और अगर उनसे अपनी इच्छाएं बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी तो उन्हें सही समय पर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। वह क्यों यह विधवा का जीवन जी रही हैं। उसने जेठानी का पीछा करने की ठान ली थी। सोचा कि आज रात को जब वह खाना लेकर बाहर जाएंगी
तब उनके पीछे जाऊंगी। लेकिन फिर उसे याद आया कि वह तो बाहर से ताला लगा कर जाती है और चाबी भी साथ लेकर जाती थी, क्योंकि उसने ही उन्हें कहा था कि मुझे जल्दी नींद आ जाती है। उनका इंतज़ार करते हुए उसे देर हो जाती थी। इसीलिए उस दिन उसने अपनी जेठानी से कहा कि वह आज के बाद बाहर से ताला लगाकर ना जाया करें। उसे बहुत डर लगता है कि कहीं अगर घर में आग वगैरह लग गई तो वो कैसे बाहर निकलेगी। उसकी बात सुनकर उसकी जेठानी के चेहरे का रंग फीका हो गया था। उसने महसूस किया था कि उसकी यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। अब तो उसे यकीन हो गया था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। रात को जैसे ही उसकी जेठानी खाना लेकर बाहर गई तो उसने अपनी पुरानी शॉल उठाई, जो कि शादी से पहले वो इस्तेमाल करती थी और शादी के बाद भी इस शॉल को याद के तौर पर अपने साथ ले आई थी। इस स्टॉल का इस्तेमाल उसने इसलिए किया ताकि उसकी जेठानी उसे पहचान ना सके, वरना जो शॉल वो रोज़ इस्तेमाल करती थी उससे तो वह उसे बाखूबी पहचान सकती थी कि वो उनका पीछा कर रही है। रात के 9 बज रहे थे और गली सुनसान हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले वाले जल्दी से सोने के आदी थे। वो इस तरह से जेठानी का पीछा कर रही थी कि उनको थोड़ा भी शक ना हो कि कोई भी उनके पीछे है। वह शायद अपनी धुन में चलती जा रही थी। खाना हाथों में थामे हुए चलते वह बहुत दूर आ गई थी। उसे हैरानी हुई कि एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे आ सकती है, और फिर वो कोई पुराने घर में घुस गई जो बहुत ही टूटा फूटा था। उसे डर था कि अंदर घुसते ही कहीं वह दरवाज़ा अंदर से बंद ना कर दे। लेकिन जब उसने उनका पीछा किया तो देखा कि दरवाजे में तो कोई कुंडी ही नहीं थी, यानी कि वह घर इतना पुराना और टूटा फूटा था कि उसकी ढही दीवारें भी इस बात की गवाह थे। वो दबे पांव घर के अंदर घुसी तो उसने वहाँ देखा कि वहाँ पर उसकी जेठानी के ही हम उम्र एक शख्स मौजूद था, और उसकी जेठानी उससे बहुत ही खुशहाल माहौल में बातें कर रही थी। ना सिर्फ बातें कर रही थी बल्कि अपने हाथों से उसे निवाला बनाकर खिला रही थी। यह दृश्य देखकर तो उसकी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। यानी कि उसकी जेठानी रोजाना उससे झूठ बोलकर जाती थी कि वह गरीब बच्चों को खाना देती हैं, जबकि वह यहाँ पर किसी अनजान आदमी के घर के अंदर जाकर न सिर्फ अपने हाथों से खाना खिलाती हैं बल्कि उससे खुश होकर बातें भी कर रही थी और काफ़ी वक्त लगाती हैं। यहाँ तक कि वो सो जाती हैं और पूछने पर कहती हैं कि पड़ोस में बैठी थी। वो कितनी बेवकूफ़ थी कि उसने कभी उनकी बातों पर ध्यान देना तो दूर की बात है, कभी अपनी जेठानी पर शक भी नहीं किया था, क्योंकि वो अपनी जेठानी को एक अच्छी औरत समझती रही जो अपने पति की इतनी वफादार थी कि जिसने दूसरी शादी तक नहीं की, और उनके पुण्य के लिए वह रात को गरीबों को खाना देती हैं। लेकिन अब यह बात सिर्फ खाना खिलाने की हद तक नहीं थी और ना ही किसी अनजान से बात करने की हद तक थी, बल्कि बात तो अब इससे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। उसकी जेठानी गर्भवती हो चुकी थी। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि यही वह शख्स है जिसके साथ उसकी जेठानी का चक्कर चल रहा है, और इसी वजह से वह ऐसे यहाँ खाना देने के बहाने आती हैं। वो इस शख्स को नहीं जानती थी। पहले तो उसका दिल किया कि वो वहाँ पर जाकर उन दोनों के मुंह पर ही उन्हें उनकी सच्चाई बताकर भला बुरा कहे। फिर उसे ख्याल आया कि यह तो दो लोग हैं, कहीं यह दोनों मिलकर उसे नुकसान ना पहुंचा दें। और फिर वो तो पीछे अपना घर भी खुला छोड़कर आई थी, कहीं ऐसा ना हो कि उसके घर में कोई चोर घुस जाए। उसे जैसे ही चोर का ख्याल आया तो फिक्रमंदी से वो तुरंत ही वहाँ से वापस आ गई, क्योंकि घर में उसके ढेर सारे जेवरात रखे हुए थे और कुछ कीमती सामान भी था। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि उसकी जेठानी जब घर वापस आएगी तो वो उसके सामने वह सब कुछ बोल देगी जो उसके दिल में है। वहाँ पर तो उसने उस अनजान इंसान के डर के कारण कुछ नहीं कहा था, लेकिन घर में तो बोल सकती थी। जैसे ही उसकी जेठानी वापस आई तो उसे जागता देखकर थोड़ा सा चौंक गई और पूछा कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। वो भी गुस्से में आ गई और कहा कि जिस औरत की जेठानी इतनी बदकिरदार हो सकती है उसको भला कैसे नींद आएगी। उसकी बात सुनकर तो उसकी जेठानी हैरान होकर उसे देखने लगी तो उसने कहा,
मुझे इस तरह से ना देखें। मुझे आपकी सारी सच्चाई पता चल गई है कि आप खाना देने के बहाने कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं। उसकी जेठानी ने उससे कहा कि वो पागल हो गई हैं, क्या कुछ भी बोले जा रही हैं। तो उसने उनकी मेडिकल रिपोर्ट उनके मुंह पर मारते हुए कहा कि यह सब मैं बिना वजह नहीं कह रही हूँ। यह रही आपकी मेडिकल रिपोर्ट जिसमें यह साफ तौर पर बताया गया है कि आप गर्भवती हो चुकी हैं और अभी मैं वह देख कर आई हूँ कि किसका पाप आप अपने पेट में लिए फिर रही हैं। उसकी जेठानी ने रिपोर्ट उठाई और फिर उसे पढ़ने लगी। उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। वह कहने लगी कि रिपोर्ट गलत है, तुम मेरी बात मानो, मेरा तो सिर्फ बीपी ही ऊपर नीचे हो रहा था। उसने कहा कि अगर रिपोर्ट गलत होती तो मैं एक बार को यकीन भी कर लेती, लेकिन वह इंसान कौन है जिससे सारी सारी रात आप बैठकर वहाँ बातें करती रहती हैं और अपने पति का नाम लेकर किसी और शख्स के पास रात गुजार कर आती हैं। आपको शर्म नहीं आती? वह इंसान जिसके साथ आप हंस कर बातें कर रही थी, आपको जरा अंदाज़ा भी है कि आपने मेरे पति की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। क्या मुंह दिखाएंगे मेरे पति अब सारी दुनिया को कि उनकी भाभी, जो कि एक विधवा औरत है जिसका पति मर चुका है, वह अब गर्भवती हो गई है। अगर मेरे जेठ आज जिंदा होते तो यह जमाना कुछ ना कहता, तब तो खुशियों के ढोल नगाड़े बज रहे होते। लेकिन इतने सालों के बाद इस घर में खुशी आई होती, और वह भी वह खुशी जिसे मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों पति पत्नी ने न जाने कितना लंबा इंतजार किया होगा। लेकिन अब जब यह बात बाहर आएगी तो दुनिया मेरे पति से ना जाने कैसे कैसे सवाल करेगी। जिन लोगों की बहन और बेटियां इस तरह के काम करती हैं उनके तो सर शर्म से झुक जाते हैं, लेकिन यह पहली बार है कि एक विधवा औरत ने इस तरह का काम किया है। मेरे पति तो इस बदनामी की वजह से कहीं अपनी जान ही ना ले ले। उसने अपने दिल की सारी भड़ास अपनी जेठानी के सामने निकाल दी थी। उसकी जेठानी मोटे मोटे आंसुओं से रोती चली जा रही थी और वो गुस्से में तिलमिलाई अपने मुंह से आग निकाल रही थी। एक बार फिर से जैसे ही उसने चिल्लाकर अपनी जेठानी से पूछा कि बताइए आपका वह आशिक कौन है, तभी अचानक ही पीछे से उसके पति की आवाज़ आई, जिसे सुनकर उसके तो होश ही उड़ गए कि उसका पति अचानक से यहाँ कैसे आ गया। सामने देखा तो उसका पति भी गुस्से में लाल चेहरा लिए खड़ा था। वह उस पर चिल्लाकर कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी से इस तरह से बात करने की। उसने उनसे कहा, आपको पता भी है कि आपकी भाभी आपकी पीठ पीछे कैसे कैसे गुल खिला रही हैं। आप जिस भाभी को सीधा साधा समझ रहे हैं वह कितनी चालाक औरत है। वह आपके स्वर्गीय भाई को धोखा दे रही है, और तो वह उनके ही नाम पर झूठ बोलकर अपने किसी आशिक से मिलने जाती है। उसका इतना कहना था कि तभी उसके पति ने आगे बढ़कर उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही उसकी जेठानी ने उसके पति का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि हमारे घर के यह संस्कार नहीं है कि औरत पर हाथ उठाया जाए। वो तो यह सब देखकर दंग रह गई। उसने अपने पति से कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो यह देखिए, आपकी भाभी की सारी करतूत की पोल पट्टी इस रिपोर्ट में खुल चुकी है। उसने तुरंत ही अपने पति की तरफ अपनी जेठानी की रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया, लेकिन उसके पति ने तो इस रिपोर्ट को अपने हाथ में लेने से इनकार ही कर दिया। यह देखकर वो चौंक गई। वह उससे कहने लगे कि तुम मुझे इस रिपोर्ट को दिखाकर यही साबित करना चाहती हो ना कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। जब उसने अपने पति के मुंह से यह बात सुनी तो उसकी आंखें हैरत से बड़ी बड़ी हो गईं। जो बात उसने अब तक उन्हें बताई नहीं थी वह उन्हें पहले से ही कैसे पता चल गई थी। उसके पति उससे कहने लगे कि मैं आज इसी इतनी बड़ी खुशी की वजह से ही अचानक इंडिया वापस आ गया था, क्योंकि मैं तुम सबको सरप्राइज देना चाहता था। उसका पति जो भी बोल रहा था उससे उसके दिमाग की सारी नसें आपस में उलझने लगी थी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर जिस बात को लेकर वो अभी अपनी जेठानी से कह रही थी कि उसका पति बदनामी से मर जाएगा, इस बात से उसका पति तो बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसने अपने पति से कहा कि आपको यह बात पहले से ही पता थी और आप यह जानकर खुश भी हो रहे हैं। उसके पति ने कहा कि हाँ, यह बात मुझे भाभी ने पहले ही बता दी थी और मैं खुश भी हूँ, क्योंकि यह
बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे भाई का ही है। उसे हैरान होता हुआ देखकर उसके पति ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए इस बात को हजम कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता है। दरअसल मेरे भाई का देहांत नहीं हुआ, वह जिंदा है, और जिस आशिक की तुम बात कर रही हो, जिससे मेरी भाभी रोज रात को चुपके से मिलने जाती हैं, वह और कोई नहीं बल्कि मेरा ही बड़ा भाई है। दरअसल यह बात आज से लगभग 1.5 साल पहले की है। मेरी कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई थी। मैं उस वक्त उन्हें सही समझता था और हर वक्त बस उनके साथ ही मेरा उठना बैठना होता था, लेकिन भैया मुझे अक्सर बार बार मना करते थे कि मैं उन लड़कों से दूर रहूं, क्योंकि वह ठीक नहीं है। पर मैंने उस वक्त अपने भाई की कोई भी बात नहीं सुनी, और इसीलिए मैं जब भी उन लोगों के साथ कहीं भी जाता तो भैया को बिना बताए ही चला जाता। लेकिन मुझे उस वक्त इस बात का पता नहीं था कि इधर भैया भी मेरा पीछा कर रहे होते हैं। इसी तरह से एक दिन मैं अपने सारे दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया, और मुझे नहीं पता पर वहीं से मेरे दोस्तों ने किसी एक लड़की पर गलत नज़र डाली और उन्होंने रास्ते में जाकर उसे अचानक ही रोक लिया। मुझे तो यह बात पहले से पता नहीं थी, इसीलिए अचानक से वह लोग उसके साथ जो भी करने लगे उससे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बेचारी चीख चिल्ला रही थी, लेकिन वह लोग उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और मैं उन लोगों के बीच में अकेला था, इसीलिए उन सब का मिलकर विरोध भी नहीं कर पा रहा था। इसी खींचातानी के चक्कर में बेचारी उस लड़की के सर पर बहुत ही भयंकर चोट आ गई, जिसे देखकर वह सब घबरा गए और तुरंत ही उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग खड़े हुए। तभी भैया भी वहाँ आ गए। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। भैया ने तुरंत ही मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं भी बहुत डरा हुआ था, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे मैं भैया की बात मान ली। लेकिन अगले दिन मुझे पता चला कि उस लड़की के साथ गलत हरकत करने के इल्ज़ाम में मेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। मैंने पुलिस वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि यह सब कुछ मेरे भाई ने नहीं किया बल्कि मेरे दोस्तों ने किया है, लेकिन उस वक्त मेरी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, क्योंकि पुलिस ने घटना स्थल से मेरे भाई को ही उस लड़की के साथ पाया था, और मेरे भैया के कपड़ों पर उस लड़की के खून के धब्बे भी लगे हुए थे। वह लड़की तो इस वक्त अस्पताल में है और कोमा में है। इस वजह से मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि मेरा भाई बेगुनाह है, लेकिन मैं अपने भाई को जेल जाते हुए नहीं देख सकता था, और बस इसी बौखलाहट में मैंने कुछ लोगों को पैसे दिए और अपने भाई को जब जेल भेजा जा रहा था रास्ते से भगा दिया। और तब से ही मेरा भाई एक पुराने खंडर से घर में छुप कर रहता है, और बेचारी मेरी भाभी वहाँ जाकर भैया को खाना खिलाकर आती हैं। और तुम जिस भाभी पर इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही थी और ऐसे इल्ज़ाम लगा रही थी, उसी भाभी ने आज तक कभी भी मेरे साथ बदसलूकी नहीं की, जबकि आज मेरे भाई की जो भी हालत है और मेरी भाभी को अपने ही पति से रात के अंधेरे में छुप छुप कर मिलना पड़ता है, वह सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया, और एक तुम हो जिसे उन पर उंगली उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और ना जाने क्या उल्टा सीधा बकती चली गई। अगर आज मेरा भाई नहीं होता और भाभी ने भी मेरे भाई का साथ नहीं दिया होता, तो जिस पति तुम दिन रात सलामती मांगती हो, वह पति आज तुम्हारी आंखों के सामने सही सलामत नहीं खड़ा होता, बल्कि जेल की हवा खा रहा होता। अपने पति के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो इतनी ज़्यादा शर्मिंदा थी कि अपनी जेठानी से नज़र मिलाने की उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो तुरंत ही अपनी जेठानी के पैरों पर गिर पड़ी और उनके पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। लेकिन उसकी जेठानी सच में एक बहुत ही बड़े दिल वाली औरत थी। उन्होंने तुरंत ही उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहा कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने तो वही किया जो कोई भी करता, क्योंकि तुम तो इस सारी सच्चाई से अनजान थी। उसकी वह पूरी रात शर्मिंदगी और दुख से कटी। लेकिन कहते हैं ना कि हर बुरी रात के बाद एक नया दिन आपका इंतजार कर रहा होता है। अगले दिन शाम को अचानक ही उसके घर पर पुलिस ने दस्तक दी।
जिससे वो सभी लोग बुरी तरह से डर गए, क्योंकि पुलिस के साथ उसके जेठ जी भी थे। यह देखकर उसके पति एक बार फिर से पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया है। तभी उसके जेठ जी उसके पति से कहते हैं कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। उनके मुंह से यह बात सुनकर वो सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर वह कहना क्या चाहते हैं। तब पुलिस वाले कहते हैं कि हम लोग इतने दिनों से आपके फरार भाई को ढूंढ रहे थे और कल रात आखिरकार हमने इन्हें एक खंडर से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसे चमत्कार ही कहेंगे कि कल रात को ही जिस लड़की के साथ गलत करने के इल्ज़ाम में हम इतने दिनों से आपके भाई को ढूंढ रहे थे, वह लड़की कोमा से बाहर आ गई। और फिर जब हम आपके भाई को शिनाख्त के लिए उस लड़की के सामने लेकर गए तो उसने तो आपके भाई को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि आपके भाई ने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि आपके भाई की वजह से ही आज उसकी जान बच पाई, क्योंकि उन्होंने ही उसे अस्पताल पहुंचाया था। और इसके साथ ही उसके साथ गलत करने वाले लोगों के नाम उस लड़की ने बता दिए, जो कि आपके वही दोस्त थे जिनके बारे में आपने पहले हमें बताया था। उन सबको हमने गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और जो भी उनके लायक सज़ा है वह उन्हें दे दी जाएगी। और आपके भाई के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ है, इसीलिए इन्हें हम छोड़ रहे हैं। पुलिस वालों की यह बात सुनकर तो उन सब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक साथ इतनी सारी खुशियाँ उनके घर पर आ चुकी थी। अब वो सब हंसी खुशी मिलजुल कर रह रहे थे और उसने अपनी जेठानी की गोद भराई का फंक्शन भी धूमधाम से रखा है। उसकी जेठानी ने उसे दिल से माफ़ कर दिया है। दोस्तों, कभी कभी आंखों देखा सच हो ये ज़रूरी नहीं, इसीलिए कोई भी ऐसी बात जिससे रिश्ते के खराब होने का डर हो उस पर एकदम से यकीन ना करें। पहले बात की तह तक जाएं, फिर सही गलत का फैसला लें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।